Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss convoy effect in operating system. Convoy effect क्या होता है और किस तरीके से CPU शेड्यूलिंग प्रोसेसेस को इफेक्ट करता है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, आज की वीडियो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कन्वॉय इफेक्ट होता क्या है। तो कन्वॉय इफेक्ट क्या है? व्हेन वन प्रोसेस विद बिग बर्स्ट टाइम विल शेड्यूल फर्स्ट। जब भी कोई एक प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम काफी ज्यादा है उसको शेड्यूल किया जाता है, देन ऑल द अदर प्रोसेसेस हैव टू वेट और गेट ब्लॉक्ड अंटिल बिग प्रोसेस गेट्स ऑफ द सीपीयू। कि जब तक वो बड़ा प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा था वो अपने प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक बाकी जितने भी अदर प्रोसेसेस हैं चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, दे हैव टू वेट एंड और दे आर गेटिंग ब्लॉक्ड अंटिल द बिग प्रोसेस गेट्स ऑफ। जब तक कि बड़ा प्रोसेस अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो पूरा नहीं कर लेता सीपीयू के अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कन्वॉय इफेक्ट। तो कन्वॉय इफेक्ट में क्या हो रहा है कि एक बड़े प्रोसेस की वजह से बहुत सारे अदर प्रोसेस जिनको बहुत कम शेड्यूलिंग के लिए टाइम चाहिए या एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू को टाइम चाहिए, वो काफी टाइम तक वेट करते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी क्या कहलाती है? कन्वॉय इफेक्ट कहलाती है। इसकी वजह से क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस ह्यूज एवरेज वेटिंग टाइम विच मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू गेट्स लोअर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एवरेज वेटिंग टाइम आता है हर प्रोसेस के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो काफी कम हो जा रहा है, उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जा रही है। और ये प्रॉब्लम किस वाली शेड्यूलिंग में आती है? इट कम्स इन द एफसीएफएस सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में अगर कोई सबसे पहला प्रोसेस ही ऐसा आता है जिसको बहुत ज्यादा शेड्यूलिंग के लिए टाइम चाहिए, तो बाकी सारे प्रोसेस क्या करते हैं? उसका वेट करते हैं कि जब तक ये बड़ा प्रोसेस फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक वो बाकी प्रोसेस अपनी शेड्यूलिंग पूरी नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है और उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये आपका नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू में। तो मान लीजिए तीन प्रोसेस दिए हुए हैं P1 P2 P3 और उनका बस टाइम दिया हुआ है। पहला जो प्रोसेस है उसका दिया हुआ है 24 मिली सेकेंड, दूसरे प्रोसेस का 3 मिली सेकेंड और थर्ड प्रोसेस का 3 मिली सेकेंड। अब मान लीजिए जो इनका अराइवल ऑर्डर है इट इज P1 P2 एंड P3, यानी P1 कम्स फर्स्ट, देन P2 कम्स, देन P3 कम्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है या एवरेज टर्नअराउंड टाइम निकालना है तो हम गैंट चार्ट बनाते हैं। तो गैंट चार्ट में देखें तो सबसे पहले जीरो टाइम पर P1 P2 P3 तीनों अवेलेबल हैं, लेकिन हम किसको फॉलो कर रहे हैं? ऑर्डर को P1 वाले ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जो P1 है वो सबसे पहले आया। ठीक है। तो P1 जो सबसे पहले आया उसके लिए कितना टाइम है? उसके लिए बर्स्ट टाइम 24 मिली सेकेंड। तो वो क्या करेगा? सबसे पहला प्रोसेस 0 से लेकर 24 मिली सेकेंड तक खुद एग्जीक्यूट होगा, और जिस समय एग्जीक्यूट होगा उस समय बाकी प्रोसेस P2 और P3 जिनको सिर्फ 3 मिली सेकेंड चाहिए थे दे विल वेट। जैसे ही P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा 24 सेकेंड पर, उसके बाद दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा P2 और वो अगले 3 मिली सेकेंड लेगा, यानी कि 24 से 27 तक जाएगा। और उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है यानी कि जो P3 प्रोसेस है वो अपना जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट करेगा, यानी कि P3 विल कंप्लीट द एग्जीक्यूशन फ्रॉम 27 टू 30 मिली सेकेंड। इसका मतलब अगर हम देखें किस प्रोसेस ने कितना वेट किया, तो जो आपका P1 प्रोसेस है वो शुरू में ही आ गया था, तो P1 प्रोसेस का वेटिंग टाइम कितना आ गया? 0 मिली सेकेंड। P2 प्रोसेस भी 0 टाइम पर आ गया था, लेकिन उसने कितनी देर तक वेट किया? 24 मिली सेकेंड तक, यानी उसके लिए वेटिंग टाइम क्या हुआ? 24 मिली सेकेंड। और जो P3 प्रोसेस है वो भी 0 सेकंड पे आ गया था, लेकिन उसने कब तक वेट किया? 27 मिली सेकंड तक। तो उसका वेटिंग टाइम कितना हो गया P3 प्रोसेस का? 27 मिली सेकंड। इसका मतलब है कि जो एवरेज वेटिंग टाइम निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 3, यानी 51/3। इसका मतलब है कि 51/3 का मतलब कितना हुआ? इट विल कम 17 मिली सेकेंड। सो हमें पता लग गया कि अगर P1 प्रोसेस सबसे पहला आता है जिसको बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा चाहिए, तो ओवरऑल जो वेटिंग टाइम में प्रोसेसेस का जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
लेकिन हम इस प्रोसेस को हम दूसरे एंगल से देखेंगे, इसी शेड्यूलिंग को। नाउ सपोज दैट द प्रोसेसेस अराइव इन द ऑर्डर P2, P3 एंड P1, यानी P2 सबसे पहले आए तो सारे 0 टाइम पर है, लेकिन आपने उनके लिए ऑर्डर क्या फिक्स किया हुआ है कि P2 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P3 एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद में P1 एग्जीक्यूट होगा। तो गैंट चार्ट इसका किस तरीके से बनेगा, क्योंकि P2 और P3 को कितने चाहिए थे, 3 मिली सेकेंड चाहिए थे, P1 को कितने चाहिए थे, 24 मिली सेकेंड चाहिए थे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, P2 अगर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा है तो 0 से लेकर 3 तक तो एग्जीक्यूट होगा P2। ठीक है, P2 के एग्जीक्यूशन के बाद अब कौन स्टार्ट होगा, P3 स्टार्ट होगा, और इसको भी 3 मिली सेकेंड चाहिए, तो ये 3 से लेकर 6 तक जाएगा। जब P3 का खत्म हो जाएगा तो 24 मिली सेकेंड किसको चाहिए, P1 प्रोसेस को। तो P1 प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 6 to 30, यानी 24 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए वेटिंग टाइम हर प्रोसेस के लिए, P1 ने कितनी देर वेट किया, P1 स्टार्ट हुआ 6वें सेकेंड पर, आया था 0 सेकेंड पर, 6 हो गया इसका वेटिंग टाइम। P2 प्रोसेस 0 टाइम पर आया था, 0 टाइम पर स्टार्ट हो गया, तो P2 का वेटिंग टाइम कितना हुआ, 0। P3 प्रोसेस भी 0 टाइम पर आ गया था, लेकिन कब स्टार्ट हुआ, 3 मिली सेकेंड पर, यानी इसका भी वेटिंग टाइम कितना हुआ, 3 मिली सेकेंड। तो अब एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकल के आया, 6 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 9/3। ये कितना आ गया आपका, 3 आ गया। इसका मतलब है कि अगर हम छोटे प्रोसेस को पहले शेड्यूल कर दें और बड़े प्रोसेस को बाद में शेड्यूल करें तो हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम है वो काफी घट जाएगा। इसका मतलब परफॉर्मेंस आपकी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाएगी। सो इट इज ए मच बेटर परफॉर्मेंस देन प्रीवियस केस। सो इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि कन्वॉय इफेक्ट शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस। कन्वॉय इफेक्ट में क्या हो रहा है कि शॉर्ट प्रोसेस वेट कर रहे हैं किसके पीछे, लॉन्ग प्रोसेस के पीछे, कि जब तक लॉन्ग प्रोसेस फिनिश नहीं होगा तब तक उनका नंबर नहीं आएगा। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जा रही है। तो हमने मैथमेटिकली देखा किस तरीके से सीपीयू की परफॉर्मेंस इफेक्टेड हो रही है। नाउ इसको थ्योरेटिकल वे में और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कन्वे इफेक्ट को कि किस तरीके से होता है। सो कंसीडर ए सिचुएशन वेयर सीपीयू हैज टू सर्व a single CPU bound process in number and a number of input output bound processes। एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करनी है जहां सीपीयू को एक सिंगल सीपीयू बाउंड प्रोसेस और कई सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। अब सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब क्या है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब है कि ऐसे प्रोसेस जिनको सीपीयू में ज्यादा एग्जीक्यूशन करना है, यानी कि जिनका सीपीयू से ज्यादा काम है। इसका मतलब वो काफी ज्यादा टाइम तो सीपीयू का बस टाइम यूज करेंगे और इनपुट आउटपुट के लिए उन्हें कम टाइम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि दे रिक्वायर द लेस टाइम फॉर इनपुट आउटपुट। तो सीपीयू बाउंड प्रोसेस एक है जिसको बहुत ज्यादा सीपीयू का टाइम चाहिए लेकिन इनपुट आउटपुट के लिए बहुत कम टाइम चाहिए। इसके अलावा कई सारे आपके नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस हैं जिनको सीपीयू का तो बहुत कम टाइम चाहिए इनपुट आउटपुट के लिए, यानी कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन इनपुट आउटपुट का ज्यादा टाइम चाहिए। तो लिखा भी हुआ है कि व्हाइल इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसेस होते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस दे रिक्वायर लेस टाइम फॉर कंप्यूटेशन, यानी कि लेस टाइम ऑफ सीपीयू एंड इट हैज शॉर्ट सीपीयू बर्स्ट। तो सिंपल है कि उनका सीपीयू बर्स्ट टाइम क्या होगा, कम होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन क्या है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसको सीपीयू का बहुत सारा टाइम चाहिए और कई सारे ऐसे प्रोसेस जिनको सीपीयू का बहुत कम टाइम चाहिए, ये आपके सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इफ द सीपीयू बाउंड प्रोसेस होल्ड द सीपीयू फर्स्ट, अब क्या हो रहा है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस जिसको सीपीयू का बहुत ज्यादा टाइम चाहिए उसने सीपीयू को पहले एक्वायर कर लिया और अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम पर इनपुट आउटपुट जो बाउंड प्रोसेस हैं उनको नॉर्मली किस में इन्वॉल्व रहते हैं, इनपुट आउटपुट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने अपना इनपुट आउट वाला काम फिनिश किया और दे विल आल्सो गो टू द रेडी क्यू वेटिंग फॉर द सीपीयू। इनपुट आउटपुट जो बाउंड प्रोसेस थे उन्होंने अपना इनपुट आउटपुट का काम फिनिश किया और वो रेडी क्यू में लाइन में लग गए कि हमारा सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए हमें करना है, जबकि उन्हें बहुत कम टाइम चाहिए सीपीयू का, लेकिन क्योंकि बड़ा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो सारे के सारे इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस पीछे लग गए किसके, रेडी क्यू में जाकर। Now when the input output bound processes are waiting in the ready queue and CPU bound processes is getting executed in CPU, input output devices are sitting ideal।
भाई इनपुट आउटपुट प्रोसेस ने अपना इनपुट आउटपुट का काम कर लिया तो वो रेडी क्यू में लग गए, और सीपीयू अभी अपना एग्जीक्यूशन कर रहा है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस है सीपीयू में। इसका मतलब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कोई भी यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी एग्जीक्यूशन में लगा हुआ है और इनपुट आउटपुट वाली डिवाइस प्रोसेसेस ने अपना इनपुट आउटपुट काम कंप्लीट कर लिया है। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है वो अपना सीपीयू का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, और कहाँ चला जाएगा, जो भी उसको इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डिवाइसेस थोड़ा बहुत काम है। सीपीयू बाउंड प्रोसेस जो बहुत बड़ा था उसने अपना काम पूरा किया और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में चला गया जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड उसको काम था। अब किसको नंबर लगा, जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस वेट कर रहे थे। So now the input output bound processes are executing by the CPU and quickly finish their execution as they have short CPU burst। भाई वो तो छोटे छोटा होना CPU burst टाइम चाहिए, सभी ने क्या किया, अपना काम फिनिश कर लिया CPU का, और फिर से कहाँ चले गए, दे विल गो टू द इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब क्या होगा, नाउ द CPU सिट्स आइडियल। भाई काफी देर तक उन्होंने वेट जरूर किया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, लेकिन उनको क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए था एग्जीक्यूशन के लिए, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया और अब सीपीयू के पास कोई भी काम नहीं है। क्यों, क्योंकि सारी छोटे छोटे आपको थोड़ा थोड़ा टाइम चाहिए था सीपीयू का, और उन्होंने अपना जल्दी जल्दी काम फिनिश कर लिया। नाउ द सीपीयू सिट्स आइडियल, इसका मतलब अब सीपीयू का कोई भी यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो दिस विल क्रिएट द ओवरऑल कन्वॉय इफेक्ट, जहां पर शॉर्ट प्रोसेसेस को एक बड़े प्रोसेस की वजह से, क्योंकि बड़े प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन सीपीयू बर्स्ट टाइम फिनिश नहीं किया, दे हैव टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, सीपीयू का भी यूटिलाइजेशन लो हो रहा है और आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी यूटिलाइजेशन लो हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वॉय इफेक्ट, कि कन्वॉय इफेक्ट में किस तरीके से एक बड़े सीपीयू बाउंड प्रोसेस की वजह से कई सारे जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है जिनको बहुत कम टाइम चाहिए था उनको काफी टाइम तक वेट करना पड़ता है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कन्वे इफेक्ट, how it is created, and we have also understand it mathematically. Still if you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.